नमस्कार। चलिए आज इतिहास के एक ऐसे दौर की बात करते हैं जिसने भारत की कहानी को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। हम बात कर रहे हैं छोटी शताब्दी ईसा पूर्व की। ये सिर्फ 100 सालों का दौर नहीं था, बल्कि एक ऐसा मोड़ था जिसने देश को एक बिल्कुल नई दिशा दी। आइए इस दिलचस्प सफर की शुरुआत करते हैं। तो सवाल ये है कि क्या वाकई एक सदी में इतना कुछ बदल सकता है? जी हाँ, छठी शताब्दी ईसा पूर्व ने ठीक यही कर दिखाया। और सुनिए, ये सिर्फ राजाओं और साम्राज्यों की कहानी नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये तो विचारों की, समाज की और अर्थव्यवस्था में आई एक जबरदस्त क्रांति की कहानी है। तो आज की हमारी चर्चा में हम सबसे पहले ये समझेंगे कि ये एक निर्णायक मोड़ था क्यों। फिर देखेंगे कि उस वक्त की राजनीति और अर्थव्यवस्था में क्या बदलाव आ रहे थे, समाज के अंदर क्या तनाव चल रहा था और कैसे इन सब के बीच से नए विचारों का जन्म हुआ। और आखिर में हम ये भी जानेंगे कि इस युग की विरासत आज भी हमारे लिए इतनी अहम क्यों है। तो देखिए, ये वो समय था जब पुरानी वैदिक सभ्यता अपने अंतिम चरण में थी। लेकिन ये अंत दरअसल एक बहुत बड़ी नई शुरुआत का संकेत था। राजनीति से लेकर धर्म तक, समाज से लेकर अर्थव्यवस्था तक, हर तरफ बदलाव की एक जोरदार लहर थी। और यही लहर भारत को एक नए रास्ते पर ले जा रही थी। तो चलिए सबसे पहले उन ठोस बदलावों की बात करते हैं जिन्होंने इस नए भारत की नींव रखी। और इसकी शुरुआत होती है उस दौर के पॉलिटिकल सीन से। जरा सोचिए, उस समय का भारत आज जैसा एक देश नहीं था। ये 16 बड़े बड़े राज्यों में बटा हुआ था, जिन्हें महाजनपद कहा जाता था। इनमें से कुछ राजतंत्र थे तो कुछ गणराज्य, और हर किसी की अपनी पहचान और अपनी ताकत थी। माहौल बड़ा दिलचस्प था। लेकिन इन 16 महाजनपदों के बीच एक शक्ति थी जो बाकियों से कहीं ज्यादा तेजी से उभर रही थी, और वो था मगध। ये साम्राज्य बहुत जल्द भारत का नया पावर सेंटर बनने वाला था। तो सवाल उठता है कि मगध की इस ताकत का राज क्या था? देखिए, इसकी कोई एक वजह नहीं थी। गंगा किनारे की उपजाऊ जमीन, हथियार बनाने के लिए लोहे की खदानें, जंग के लिए खूंखार हाथी, एक वेल ऑर्गेनाइज्ड आर्मी और एक के बाद एक आए जबरदस्त और महत्वाकांक्षी राजा, ये सब कुछ मगध के पक्ष में था। अब देखिए, राजनीति के साथ साथ इकोनॉमी में भी एक क्रांति आ रही थी। लोहे के औजारों की वजह से खेती करना आसान हो गया। जंगलों को साफ करके नए खेत बनाए गए। इससे पैदावार इतनी बढ़ी कि सरप्लस अनाज बचने लगा। अब जब पेट भरने की चिंता कम हुई तो बड़े बड़े शहर बसने लगे, नए कारोबार शुरू हुए और पहली बार व्यापार के लिए सिक्कों का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर होने लगा। पूरी इकोनॉमी ही बदल गई, गांव से शहर की ओर। लेकिन जब भी इतने बड़े आर्थिक बदलाव होते हैं ना, तो समाज पर उसका असर पड़ना लाजमी है। इस दौर में भी कुछ ऐसा ही हुआ। पुरानी सामाजिक व्यवस्था एक बहुत बड़े तनाव और दबाव से गुजर रही थी, और इस तनाव की जड़ में थी वर्ण व्यवस्था। ये एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था थी जो समाज को 4 वर्णों में बांटती थी, और इस दौर में ये और भी ज्यादा कठोर होती जा रही थी, जिससे समाज में एक बेचैनी का माहौल था। इस तनाव को यहाँ साफ देखा जा सकता है। एक तरफ थे ब्राह्मण, जिनका समाज पर दबदबा बढ़ रहा था और जिनके धार्मिक अनुष्ठान बहुत जटिल और खर्चीले होते थे। तो दूसरी तरफ बाकी वर्ण थे, जिनमें इस भेदभाव और ब्राह्मणों की सर्वोच्चता को लेकर बहुत असंतोष था। और जब समाज में इतना तनाव हो, पुराने रीति रिवाजों पर सवाल उठने लगे, तो वहीं से नए विचारों का जन्म होता है। ये दौर दर्शन और आस्था के क्षेत्र में एक असली क्रांति का दौर था। इसी उथल पुथल भरे माहौल ने 2 महान विचारकों को जन्म दिया। भगवान महावीर ने जैन धर्म का प्रसार किया और गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म की स्थापना की। ये दोनों ही धर्म उस समय के कर्मकांडों और खास तौर पर पशु बलि के खिलाफ एक बहुत मजबूत आवाज बनकर उभरे। अब ये जो बदलाव था वो कितना बड़ा था, ये इस तुलना से साफ हो जाता है। जहां एक तरफ ब्राह्मणवाद का फोकस जटिल यज्ञों और परंपराओं पर था, वहीं जैन और बौद्ध धर्म ने नैतिकता, मन की शुद्धता, अहिंसा और करुणा पर जोर दिया। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने जाति व्यवस्था का विरोध किया और सबके लिए समानता का संदेश दिया। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि बदलाव सिर्फ स्थापित धर्म के बाहर ही नहीं हो रहा था। वैदिक परंपरा के अंदर भी एक गहरा वैचारिक मंथन चल रहा था, और इसी मंथन से जन्म हुआ उपनिषदों का। उपनिषदों ने क्या किया? उन्होंने धर्म की दिशा ही बदल दी। फोकस बाहरी कर्मकांडों से हटकर अंदरूनी ज्ञान पर आ गया। अब जोर देवताओं को खुश करने पर नहीं, बल्कि आत्मा यानी खुद को और ब्रह्म यानी परम सत्य को समझने पर था। ये ज्ञान का यानी ज्ञान कांड का एक बिल्कुल नया रास्ता था। तो इन सब बदलावों का
राजनीति, अर्थव्यवस्था, समाज और धर्म में हुए इन सारे परिवर्तनों का नतीजा क्या हुआ? इस एक सदी ने आने वाले 2500 सालों के लिए भारत की कहानी को कैसे गढ़ा? चलिए अब इस पर नजर डालते हैं। तो कुल मिलाकर देखें तो ये कोई एकाध बदलाव नहीं था, ये समाज का पूरा कायापलट था। भारत बिखरे हुए गणराज्यों से निकलकर शक्तिशाली साम्राज्यों की ओर बढ़ रहा था। अर्थव्यवस्था गांव से शहर की ओर जा रही थी और सोच जटिल कर्मकांडों से हटकर व्यक्तिगत नैतिकता की ओर बढ़ रही थी। इसने भारत को एक नई पहचान दी जो आज तक हमारे साथ है। और आखिर में ये हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। इस युग ने हमें बाहरी अनुष्ठानों के ऊपर आंतरिक ज्ञान की जीत का एक अहम संदेश दिया। सोचने वाली बात यह है कि क्या ये संदेश, ये विचार आज की दुनिया में भी उतना ही प्रासंगिक है?